एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री बुक का चैप्टर 8 विलेजेस, टोन्स एंड ट्रेड का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरे वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस, तमिल भाषा में लिखे जाने वाले सबसे पुराने काम। Some of the earliest works in Tamil, known as Sangam literature, were composed around 2300 years ago. तमिल भाषा में लिखे जाने वाले सबसे पुराने काम, जिनको संगम लिटरेचर कहा जाता है, इनको आज से लगभग 2300 साल पहले बनाया गया था। These texts were called संगम। इन टेक्स्ट को संगम कहा जाता था because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies of poets that were held in the city of Madurai। इनको संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मदुराई के एक शहर में बहुत सारे पोइट्स इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे इन बुक्स को कंपाइल किया गया था, मतलब वहाँ पर इन बुक्स को बनाया गया था, इसीलिए इनको संगम कहा जाता है। उसके बाद तमिल की कुछ टर्म्स हैं जो कि संगम लिटरेचर के अंदर मिली है, जिनका जिक्र हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में किया था, जैसे कि वेलालार था, उसके बाद उजहवर, उसके बाद आदिमाई और खादीसियार। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि संगम लिटरेचर के अंदर पाई जाती हैं और इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था इस चैप्टर के पार्ट 1 में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉइन्स। Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period। आर्कियोलॉजिस्ट को कई हज़ारों कॉइन्स मिले हैं इस पीरियड के। The earliest coins which were in use for about 500 years were punch-marked coins, such as the one shown here। इनमें से सबसे पुराने कॉइन जो हैं जिनका इस्तेमाल 500 साल पहले किया गया था, उनको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। और कुछ कॉइन्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ कॉइन्स, इस तरह के कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर पंच मार्क इनके ऊपर लगा गया है, पंच मार्क इनके ऊपर लगाया गया है, तो इस किस्म के कॉइन्स का इस्तेमाल पहले होता था। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो ये पंच मार्क्ड कॉइन्स जनरली रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और राउंड शेप के होते थे। रेक्टेंगुलर मतलब इस तरह के होते थे, और उसके बाद स्क्वायर इस तरह के होते थे, स्क्वायर शेप के, और कभी कभी ये राउंड शेप के भी होते थे। और इनको मेटल शीट से बनाया जाता था, और ये इन कॉइन्स के ऊपर इंस्क्राइब किया जाता था, मतलब खोद के लिखा जाता था, और इनके ऊपर स्टैंप लगाई जाती थी, कुछ सिंबल्स भी लगाए जाते थे यहाँ पर, और डाई का इस्तेमाल और पंचेस का इस्तेमाल करके इनके ऊपर एक स्टैंप लगाई जाती थी, और इन्हीं को पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। चीज़ों को तब्दील करने का, एक्सचेंज करने का दूसरा तरीका। एक तरीका तो ये था जिसमें लोग कॉइन्स देते थे और उसके बदले में उनको कोई चीज़ मिलती थी। दूसरा तरीका क्या है जो यहाँ पर दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। संगम कलेक्शन से एक शॉर्ट पोएम है, तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से लोग दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके चीज़ों का तबादला करते थे। As they carry the white paddy of their land to exchange it for the salt of another, crossing the long roads in carts through sands white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind, the departure of the salt merchants leaves the city empty। मतलब जो लोग अपने खेतों के अंदर पड्डी लगाते थे, वो उस पड्डी को अपने साथ लेते थे और दूसरे लोगों को वो पड्डी देते थे, राइस वगैरह देते थे, और उसके बदले में वो साल्ट लाते थे उनसे। और उनको बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, और वो कार्ट्स पे जाते थे, और वो रेगिस्तान से भी गुजरते थे। उनका गुजरना रेगिस्तान से भी होता था, जो कि इतना सफ़ेद होता था जैसे कि मून की रोशनी होती है। और वो अपने परिवार के साथ जाते थे, उनको ये ठीक नहीं लगता था कि वो अपने परिवार को पीछे छोड़ें। और जब ये साल्ट मर्चेंट शहर को छोड़ते थे,
तो ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा शहर जो है वो खाली हो गया है। तो इस तरह से ये एक दूसरा तरीका था जिसको वो इस्तेमाल करते थे चीज़ों को तबादला करने का, चीज़ों को तब्दील करने का, चेंज करने का। मतलब अगर आपके पास गुंदम है तो आप गुंदम दोगे, उसके बदले में आपको कोई और चीज़ वहाँ से मिलेगी। इट वाज अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस। वेरी ऑफन अ सिंगल टोन वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो अक्सर एक सिंगल टोन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अहम होता था कई कारणों से। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। मथुरा जो है ये बहुत ही अहम सेटलमेंट रहा है लगभग 2500 साल से। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। ये बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि ये दो बड़े बड़े रास्तों के चौराहे पर दो बड़े बड़े रास्तों के चौराहे पर लोकेटेड था। एक रास्ता जो कि तिजारत का रास्ता था जहाँ से तिजारत करते थे और ट्रैवल करते थे। एक था नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट और दूसरा जो था वो नॉर्थ टू साउथ था। देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स। इस शहर के इर्द गिर्द किलाबंदी अच्छी तरह से की थी, बड़ी बड़ी दीवारें लगाई गई थी ताकि कोई दूसरा उनका दुश्मन उन पे हमला ना करे, और कई मंदिर भी इसके इर्द गिर्द थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। और फार्मर और हेल्डर जो थे मतलब किसान और चरवाहे जो आसपास के एरिया में रहते थे, वो जो लोग शहरों में रहते थे उनको वो खुराक मुहैया करते थे, मतलब उनको वो फूड दिया करते थे। मथुरा वाज आल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स वाज प्रोड्यूस्ड। तो मथुरा एक ऐसा सेंटर था, ये एक सेंटर भी था जहाँ पर बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो है ये सेकंड कैपिटल बना था कुशानाज का। मथुरा एक शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर। अबाउट whom यू वुड रीड, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। मथुरा was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jaina shrines, and it was important center for the worship of Krishna. मथुरा एक मजहबी सेंटर भी था जहाँ पर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी थी, जैना के बहुत सारे श्राइन्स भी थे, बहुत सारे टेम्पल भी थे, और ये इम्पॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पर कृष्णा की वर्शिप की जाती थी, जहाँ पर कृष्णा की पूजा की जाती थी। उम्मीद है कि यहाँ तक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura. तो कई इंस्क्रिप्शन जो हैं जो कि पत्थरों पे लिखी गई हैं और मूर्तियों पे लिखी गई हैं वो मथुरा के अंदर पाई जाती हैं। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस। तो ये कुछ शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस हैं रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मेन एंड समटाइम्स वुमेन। तो इनके अंदर गिफ्ट्स को रिकॉर्ड किया गया है, गिफ्ट्स के बारे में लिखा गया है कि जो औरतें और मर्द जो थे वो लाते थे मोनेस्ट्रीज के लिए और श्राइन्स के लिए। दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन हु लिव्ड इन द सिटी। तो इनको जो बादशाह थे और उसके बाद क्वींस, ऑफिसर, जो मर्चेंट्स थे और वो लोग जो शहरों में रहते थे उन्होंने इनको बनाया था। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स। इन इंस्क्रिप्शन के अंदर ज़्यादातर जो सुनार होते थे, लोहार होते थे, या बुनाई करने वाले लोग, बास्केट बनाने वाले, मालाएं बनाने वाले या परफ्यूम बनाने वाले लोग जो थे उनका जिक्र किया गया है इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। क्राफ्ट्स का मतलब होते हैं ऐसी चीज़ें जो हाथों से बनाई गई हो, जिनको हाथों से बनाया जाता है, और क्राफ्ट्स पर्सन वो जो चीज़ों को हाथों से बनाते हैं, हाथों से तैयार करते हैं। वी आल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। तो जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती हैं उनके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे उनको पता चला है कि क्राफ्ट्स भी वजूद में थे उस दौर में। लोग जो थे वो चीज़ों को हाथों से बनाया करते थे, और जिन जिन चीज़ों को लोगों ने हाथों से बनाया था उसमें
एक तो बहुत ही अच्छी पोट्री आती है, मतलब बहुत ही अच्छे मटके आते हैं जिनको नार्थन ब्लैक पॉलिश्ड वियर के नाम से जाना जाता है। मतलब बहुत ही अच्छे 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 पोट्रीज को बनाया जाता था, अच्छे अच्छे मटकों को बनाया जाता था जिनको नार्थन ब्लैक पॉलिश्ड वियर पोट्री के नाम से जाना जाता है। और इनको ये नाम दिया गया था क्योंकि ये ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में पाए जाते थे, इसीलिए इनको नार्थन ब्लैक पॉलिश्ड वियर पोट्री के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। Remember that the archaeological evidences for many crafts may not have survived। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं, जो उनको सबूत मिले हैं बहुत सारे क्राफ्ट्स के, तो वो अब तक नहीं बचे हैं, शायद वो अब तक ख़त्म हो चुके हैं। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इम्पॉर्टेंट। तो टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़ों को बनाना बहुत ही ज़्यादा अहम था। दो मशहूर सेंटर थे, एक वाराणसी था नॉर्थ में और दूसरा मदुराई था साउथ के अंदर। यहाँ पर दोनों मर्द और औरतें जो थी वो दोनों इन सेंटर्स में काम किया करते थे, कपड़ों को बनाने का काम किया करते थे। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। अब जो रूल्स कुछ दिए गए हैं, जब लोग स्पिन करते थे और व्यू करते थे मतलब बुनाई करते थे, तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो अर्थशास्त्र एक बुक है जिसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, मेंशनड इन चैप्टर 7, जो कि चैप्टर 7 के अंदर मेंशन है। दे डिस्क्राइब, वो ये बताते हैं कि हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिसर। कि स्पेशल ऑफिसर की निगरानी में किस तरह से स्पिनिंग और वीविंग होती थी। विडोज यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड। विधवा औरतें जो होती थी या वो औरतें जो कि एबनॉर्मल हुआ करती थी, या नन्स या मतलब कोर्टसेनाज की माताएं, या रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट ऑफ किंग्स, या वो औरतें जो कि रिटायर होती थी सर्विस से, मे बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग वूल, बाक, कॉटन, हेम्प एंड फ्लेक्स। तो उनको ये काम दिया जाता था क्योंकि वो इसी काम को कर पाते थे। उनको मतलब वूल जो ऊन होती है उसको प्रोसेस करना होता था, या बार्क का काम दिया जाता था, छिलकों का छिलका उतारने का, या कॉटन का काम उनको दिया जाता है, या हेम्प और फ्लेक्स का। तो ऐसे ऐसे काम उनको दिए जाते थे जो उनके लिए आसान होते थे और वो उन कामों को किया करते थे। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। काम की क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी क्या है, मिकदार क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, खासियत क्या है, उसके मुताबिक ही उनको पैसे दिए जाते थे। मतलब जो जितना काम करता था, जैसा काम करता, उस काम के मुताबिक उसको पैसे दिए जाते थे। मतलब अगर किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया तो उसको उस हिसाब से थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर उसने उसी और दूसरे इंसान ने उसी काम को किया लेकिन थोड़े से कम क्वालिटी में किया तो उसको उसी हिसाब से पैसे दिए जाते थे। Women who are not permitted to leave their homes can send maid servants to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him। वो औरतें जिनको अपने घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, वो अपने नौकरों को भेजते थे रॉ मटेरियल लाने के लिए सुपरिंटेंडेंट से, और उसके बाद उनसे चीज़ें तैयार करके फिर उनको ही भेजते थे वापस उनको देने के लिए। उम्मीद है कि यहाँ तक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट dawn टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस। और जब वो ये सारा काम करते थे और काम करने के बाद उनको ये सारे जो चीज़ें वो तैयार करते वो सारी चीज़ें सुपरिंटेंडेंट को देनी पड़ती थी, लेकिन उनको शाम ढलने से पहले ही शाम होने से पहले ही उनको वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचानी थी। देयर शुड बी एनफ लाइट टू एग्जामाइन द वर्क। वो इसलिए शाम से पहले ही पहुंचानी थी वहाँ पर, ताकि वहाँ पर सुपरिंटेंडेंट जो है वो उनको अच्छी तरह से देख सके। इन केस ऑफ सुपरिंटेंडेंट लुक्स एट अ वुमन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, ही शुड बी पनिश्ड। तो अगर सुपरिंटेंडेंट किसी भी औरत पर गलत नज़र से देखता, गलत निगाह से देखता, या उसके साथ कोई और किस्म की बात करता काम के अलावा, तो उसको सज़ा मिलती थी। इफ़ अ वुमन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क शी विल हैव टू पे अ फाइन। अगर कोई औरत अपना काम पूरा नहीं कर पाती थी तो उसको उसके लिए जुर्माना देना पड़ता था। एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, और उसके थम्स को भी काटा जाता था।
इस तरह की सज़ा उनको दी जाती थी। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैनी क्राफ्ट्स पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज शिरीनीज। तो बहुत सारे क्राफ्ट्स पर्सन्स और मर्चेंट्स व्यापारी ने एक संघ बनाया था जिसको शिरीनीज के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आए गए हैं, अभी तक आ गए हैं, और अभी आगे भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखना। दी श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये श्रेणीज क्राफ्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे और रॉ मटेरियल लाते थे, उसके बाद उससे चीज़ें तैयार करके उनको फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद श्रेणीज जो थी मर्चेंट की, ये ट्रेड भी बनाते थे, ट्रेड को भी ऑर्गेनाइज करते थे, मतलब ट्रेड भी ये करते थे। उसके बाद इनके पास बैंक भी होता था, मतलब बैंक की तरह भी ये काम करते थे, जहाँ पर अमीर और गरीब, अमीर आदमी और गरीब, अमीर अमीर जो अमीर लोग होते, रिच मैन होते थे, आदमी और औरतें, वो पैसे को डिपॉजिट करते थे, मतलब उनके बैंक के अंदर वो पैसे को डिपॉजिट करते थे, और ये एक इन्वेस्टमेंट होती थी। एंड द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज रिटर्न्ड और यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। और जो उनका पार्ट होता था इंटरेस्ट का, वो उनको वापस दिया जाता था, या उसका इस्तेमाल किया जाता था मजहबी इदारों को चलाने के लिए, जैसे कि मोनेस्ट्रीज को वो चलाया करते थे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।